हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम आप सभी को। दोस्तों आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में होने वाले इलेक्शंस के बारे में। दोस्तों महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच में ताबड़तोड़ तरीके से एक दूसरे पे हमला कर रहे हैं। अब दोस्तों एक खुलासा हुआ है जी न्यूज की तरफ से। दोस्तों कल जी न्यूज ने एक खुलासा करते हुए ये कहा है कि ऑल इंडिया उलेमा जो बोर्ड है महाराष्ट्र का, उन्होंने कंडीशनल मतलब सपोर्ट देने के लिए महाविकास आघाड़ी को एक चिट्ठी लिखी है। उस चिट्ठी में उन्होंने कुछ कंडीशंस रखी है कि हमारी ये मांगे है, आपको हम वोट करने को तैयार है अगर हमारी मांगे मान ली जाती है। तो कुछ मांगे मैं आपको उनकी बताता हूं क्या क्या है। आरएसएस को महाराष्ट्र से बैन कर दिया जाना चाहिए। सोचिए, अगर आप करते हो बैन तो हम आप लोगों को वोट देने को तैयार है। दूसरा, वक्फ बोर्ड की जमीनों पे जितना भी ढांचा तैयार किया है, कोई रह रहा है, किसी का मकान है, दुकान है, तो वो खाली कराने के लिए आप लोग एक बिल लाइए। तीसरा, मुसलमानों को 10% रिजर्वेशन चाहिए। ठीक है, पुलिस फोर्स में मुस्लिमों की भर्ती होनी चाहिए, मुसलमानों की। और जो उनके सलमान अजारी है, जिनको भड़काऊ भाषण के लिए जेल में डाल दिया गया था, एनआईए इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उनको रिलीज कर देना। कराएंगे तो हम आपको वोट देने को तैयार है। ये अभी तक का ये सब मांगे हैं उनकी तरफ से। बीजेपी के किरीट सोमैया जी ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पे एक खुलासा करते हुए कहा कि एक वहां पे एनजीओ है महाराष्ट्र में, ठीक है, उसका नाम है दोस्तों मराठी मुस्लिम सेवा संघ। ये मराठी मुस्लिम सेवा संघ 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इसके डायरेक्ट इंटरफेरेंस था चुनाव में। 400 दूसरे एनजीओ के साथ में मिलके ये वाली जो एनजीओ है मराठी मुस्लिम सेवा संघ, इसने ब्रोशर जारी करते हुए बंटवाए हैं मुसलमानों पे। छोटे छोटे कैफेज में, बेसमेंट पार्किंग में कहा यह जा रहा है, जो डीएनए आता है जी न्यूज के उसमें कहा है इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट ने, कि ये लोग हर जगह सभाएं करते हैं। और इन्होंने एक ब्रोशर बांटा है जिसमें ये लिखा गया कि आप लोग उनको वोट देना चाहेंगे जो आपके घरों पे बुलडोजर चलाते हैं। क्या आप लोग उनको वोट देना चाहते हैं जो दंगे फसाद में आप लोगों के मारते हैं, आप लोगों पे फर्जी केस लगाते हैं, जो सीएए एनआरसी आप लोगों के ऊपर थोपना चाहते हैं, क्या आप उनको वोट देना चाहते हैं? क्या आप उन लोगों को वोट देना चाहते हैं जो आपकी बहन बेटियों का बुरखा छीनना चाहते हैं? तो ऐसे कुछ पॉइंट्स लिख के उन्होंने सर्कुलेट कर दिया। सोचिए, ये वोट बैंक, ये बीजेपी कह रही है कि ये वोट जिहाद है, और एक तरीके से माना जाए तो भाई है ही। आप इन्फ्लुएंस डायरेक्टली कर रहे हो पॉलिटिक्स में, आप एनजीओ के हिसाब से हो, है ना। 400 दूसरे एनजीओ भी है दोस्तों लिस्ट में। किरीट सोमैया जी ने ये एक्स प्लेटफॉर्म पे पोस्ट किया। अब दोस्तों हमारी एजेंसीज इसके ऊपर जो एक्शन लेगी तो लेगी। इलेक्शन कमीशन ने इसकी जांच की ऑर्डर दे दिए, जांच के ऑर्डर दे दिए ऑलरेडी कि ये सब जांच करो तो फटाफट क्या चल रहा है इसमें, क्योंकि ये डायरेक्ट इंटरफेरेंस है चुनाव में। अब ये जो मराठी मुस्लिम सेवा संघ के एक भाई साहब मिले थे जर्नलिस्ट को जीटीवी के, तो उन्होंने कहा कि हम लोग तो सवाल पूछ रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं लोगों से, क्या आप वोट देना चाहेंगे ऐसे लोगों को? सोचिए, ये चल रहा है हमारे देश के अंदर में, देश के खिलाफ ऐसे एनजीओ है जो डायरेक्ट आपकी वोटिंग को मैन्यूवर करना चाहते हैं, डायरेक्टली आपके वोटिंग पैटर्न को, वोट प्रभावित करना चाहते हैं एक तबके को। मुस्लिमों के वोट्स को ये लोग जिहाद की तरह, एक वेपन की तरह यूज कर रहे हैं। और वहीं पे अगर हम देखें हमारे हिंदू समाज को, तो हिंदू समाज बट रहे हैं आपस में। ये लोग आपके खिलाफ, आपके पॉलिटिकल नेता आपके देश के खिलाफ एक अपने वोट बैंक को वेपन की तरह के, ये हमारे मांगे हैं 1000 करोड़ वक्फ बोर्ड को दो। बाप के पैसे हैं किसी के? ये तो टैक्स पेयर्स के पैसे हैं। मैं महाविकास आघाड़ी को ये क्लियर करना चाहिए, क्या ये इन लोगों की मांगे मानती है? मांगे मानेगी?
अभी कुछ नहीं मानेगी, क्योंकि शरद पवार अभी मानेगा नहीं, बोलेगा ठीक है आप वोट दीजिए, हम लोग इलेक्शन के बाद सोचेंगे। यही होने वाला है, क्योंकि शरद पवार जानता है गलती से अगर हाँ बोल दिया तो बाकी सारे वोट कट जाएंगे, बीजेपी को मौका मिल जाएगा। लेकिन आप लोगों को ऊपर छोड़ता हूं दोस्तों, जो भी महाराष्ट्र के वोटर सुन रहे हैं, क्या आप क्या चाहते हैं? ये सब होना देना चाहते हैं? आपको लगता है ये सही हो रहा है? तो ठीक है। एनीवे, अब दोस्तों बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी की। इस एक वीक के अंदर नरेंद्र मोदी जी की ताबड़तोड़ रैलियां होने वाली, कहा जा रहा है कि 9 रैलियां होने वाली और रोड शोज भी होने वाले हैं दोस्तों। कल 8 तारीख तक कल नरेंद्र मोदी जी ने धुले और नासिक में अपना बयान दिया, रैली की। दोस्तों उस रैली में ताबड़तोड़ खचाखच भीड़ थी जमा, उनको सुनने के लिए लोग आए थे। और नरेंद्र मोदी जी ने ताबड़तोड़ तरीके से महाविकास अघाड़ी पे हमला बोलते हुए उनकी पोल पट्टी खोली है कि महाविकास अघाड़ी ने अभी, राहुल गांधी ने, टू बी वेरी प्रिसाइज, कांग्रेस का एक मैनिफेस्टो जाहिर किया। अब पहले मैनिफेस्टो सुनिए, फिर मैं बताता हूं आपको नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा है। मैनिफेस्टो जाहिर किया कि जो लोग बेरोजगार है, कोई काम धंधा करते नहीं है, उनको 4,000 रुपए का भत्ता देंगे। बस राइड फ्री, बस में मुसाफरी आप लोग करो फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर लोन वेवर, 3 लाख तक का जो किसानों के ऊपर कर्ज है वो माफ। 50,000 तक का इंसेंटिव हम लोग देंगे जिन्होंने अपना अलग से लोन लेके रखा है, रेगुलर लोन जो जिसे कहते हैं, उस पे। फिर कहा है 3,000 रुपए हम लोग हर महीना महिलाओं के खाते में देंगे। सोचिए, ये सब घोषणा की है, ये तो मैं कुछ बोल रहा हूं, बाकी ऐसी बहुत सारी इन्होंने घोषणा की है दोस्तों। हेल्थ इंश्योरेंस देंगे 25 लाख तक का, साथ में मुफ्त की दवाई, और बाद में यही सब वादे किए हैं कांग्रेस ने। बीजेपी के नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा कि कांग्रेस के आप वादे एक बार एक साइड में रख लीजिए, और कांग्रेस की जहां जहां सरकारें हैं वहां क्या क्या वादे करके ये लोग आए थे, आप एक बार वो देखिए, और कितने वादे पूरे किए हैं वो देखिए। इनके मल्लिकार्जुन खड़गे खुद बोल चुके हैं कि भाई इतने झूठे वादे मत किया करो पब्लिक को कि हम लोग पूरे ना कर सके। बजट में मतलब स्टेट की एक कमाई, एक राज्य की कमाई से अधिक अगर हम लोग देना चालू कर दिया तो राज्य तो दिवालिया होगा ही, उल्टा कर्ज में आ जाएगा। आज कांग्रेस के ऐसे स्टेट्स है जहां पे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को सैलरी देने में मुश्किल हो रही है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश का एक एग्जांपल ले लीजिए आप, जहां के चीफ मिनिस्टर ने खुद आके मीडिया के सामने कहा था कि मैं 2 महीने की सैलरी नहीं लूंगा, क्योंकि उनके पास कंडी पैसे ही नहीं है। तो ये हाल है, ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा। इससे कांग्रेस मैनिफेस्टो, झारखंड में भी इन्होंने मंजन बेचने की कोशिश की है, वहां भी एक मैनिफेस्टो, सब सिमिलर ही है, सेम टू सेम है, बस नाम चेंज है स्कीम्स का। यहाँ पे आता पी तो वहां बाता पी, ऐसा हाल है। अब दूसरा दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये लोग तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। ये लोग आपको कास्ट सेंसस दिखा के, हम लोग कास्ट सेंसस करेंगे, कास्ट सेंसस करेंगे, हिंदुओं को जातियां में बांट के रहेंगे, आप लोग बटो मत, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। ये कांग्रेस ने पहले से इनका यही रहा है कि डिवाइड एंड रूल। 70 साल से कांग्रेस ने देश को लूटा है। महाराष्ट्र को भी वो एटीएम की तरह लूटना चाहती है। महाराष्ट्र इंडिया की सबसे रिचेस्ट स्टेट अगर बोले ना, सबसे ज्यादा पैसा महाराष्ट्र का बनता है, तो वो कांग्रेस के नजर में है, कांग्रेस लूटना चाहती है महाराष्ट्र को। ये नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं अपनी रैली में। अब नरेंद्र मोदी जी की रैली की बात दोस्तों हर जगह जाती है, पहुंचती है, न्यूज चैनल हो, न्यूज आर्टिकल हो, इतने सारे लोग, लाखों की संख्या में लोग उनको सुनने जाते हैं। और ट्रैक रिकॉर्ड लोगों को पता है कि कौन सी सरकार ने कितने वादे किए हैं और क्या हालत है। आज जिनकी हालत खराब है वो किसके लिए है वो सबको पता है। अब कांग्रेस ने दोस्तों ये भी कहा कि हम लोग 50% का जो रिजर्वेशन का, आरक्षण का बैरियर है जो कोर्ट ने लगा के रखा है, वो तोड़ देंगे। 50% क्या, दे दो आरक्षण सबको, ये हाल है।
तो महाविकास आघाड़ी, जो शरद पवार की पार्टी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे, ये तीनों एक साथ क्यों आए हैं? क्योंकि इनको वोट बैंक दिखता है, मुसलमानों का वोट बैंक के लिए ये लोग एक हुए हैं भाजपा के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ, और ये इसीलिए एक साथ हैं। इलेक्शन के बाद में इनका क्या होगा किसी को नहीं पता। ये नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी वहां पे जाके बटेंगे तो कटेंगे का नारा देते हैं, तो महाविकास आघाड़ी उन पे हमला करते हुए कह रही है कि देश को बांट रही है बीजेपी, भड़काऊ भाषण दे रही है। क्या भड़काऊ है भाई? आपको खुद ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड जो है, उलेमा बोर्ड, वो आपको सपोर्ट कर रही है, कह रही है मुसलमानों को 10% आरक्षण दो, 1000 करोड़ वक्फ बोर्ड को फंड दो। ये आपकी पार्शियलिटी, ये बायसनेस नहीं दिख रही है। यूसीसी एनआरसी से बचना नहीं है, हमें बचना है, यूसीसी आप लागू नहीं होने देंगे, ये सब कंडीशंस रखी है ना ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने, तब आपको जातीय समाज में बंटने का दिख नहीं रहा, और खाली हिंदुओं को ही बांटो, है ना। तो राहुल गांधी जी, ये दोगलापा आपका जो था हरियाणा ने ठुकरा दिया है। ये भी नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि हरियाणा में भी यही मंजन लेके गए थे, हरियाणा वालों ने इनके जितने स्कीम्स थे, फ्री की रेवड़ियां स्कीम्स, इनके झूठे वादे, इनकी जातियों में बांटो, कास्ट सेंसस, इस सब को ठुकरा दिया जनता ने। तो महाराष्ट्र को भी नरेंद्र मोदी जी ने यही कहा कि आप लोग भी इसको ठुकरा दीजिए, गलती से भी इनके बहकावे में मत आना, एकजुट हो जाओ आप लोग, ये सब एक ही चट्टे बट्टे हैं, ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा। नरेंद्र मोदी जी ने वहां पे जो कुछ काम किया है सेंट्रल की स्कीम्स, और जो लोकल देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी और अजीत दादा की जो स्कीम्स वहां पे जो काम हुए हैं वो गिनाया है लोगों को। आने वाले टाइम में वो लोग क्या काम करेंगे महाराष्ट्र में वो भी बताया, उनका पूरा फ्यूचर प्रोजेक्ट बताया। और दोस्तों, उद्धव ठाकरे की सरकार जब थी तब महाराष्ट्र में कितने प्रोजेक्ट्स का काम अटका हुआ था, यह भी नरेंद्र मोदी जी ने कहा। जैसे बुलेट ट्रेन, लैंड एक्वायर नहीं करने दे रहे थे उद्धव ठाकरे जी, है ना, इसके लिए बुलेट ट्रेन का सपना 2.5 साल 3 साल पीछे चला गया। गुजरात की तरफ जो बन रहा है बुलेट ट्रेन, वहां का ढांचा ऑलमोस्ट तैयार है, काम कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। जबकि महाराष्ट्र के साइड से हम देखें तो 50% मुश्किल से अभी तक काम हुआ। तो ये जो प्रोजेक्ट्स डिले करवाए हैं उद्धव ठाकरे ने, उसके लिए भी क्रेडिट नरेंद्र मोदी जी ने उद्धव ठाकरे को दिया। अमित शाह जी वहां जा रहे हैं, रैली कर रहे हैं ताबड़तोड़ तरीके से, शरद पवार, फिर आपके उद्धव ठाकरे, कांग्रेस के राहुल गांधी जी जो क्या बोले टूरिज्म करने जाते हैं, अब चुनाव इतने पास में है, अभी राहुल गांधी जी जा रहे हैं वहां पे रैली करने, 6 तारीख के बाद वहां पहुंचे। जबकि बीजेपी को स्टार कैंपेनर आपको ग्राउंड पे पहले से दिखेंगे। देवेंद्र फडणवीस जैसा एक डेडिकेटेड कार्यकर्ता, मैं उनको डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के पोस्ट में बाद में, वो एक संघ प्रचारक, इंडियन लोग उनको ऐसे देखते हैं, संघ प्रचारक, एक पार्टी प्रचारक, एक पार्टी के कार्यकर्ता के हिसाब से उनसे ज्यादा कनेक्ट करते हैं, देवेन भाव बोलते हैं उनको कार्यकर्ता, और एक एक कार्यकर्ताओं के नाम से वो जानते हैं। उन्होंने इतना महाराष्ट्र में काम किया, गांव गांव जाके, लोगों के बीच में जाके, उनसे संवाद करके, उनकी प्रॉब्लम में सुन के उनके प्रॉब्लम का समाधान भी किया, क्योंकि अब वो पावर में है। तो इसलिए देवेंद्र फडणवीस, आरएसएस, पूरी बीजेपी की टीम, स्टार कैंपेनर, प्रचारक, सब जा जाके काम कर रहे हैं ग्राउंड पे, आपको दिख जाएंगे महाराष्ट्र में। अब एकनाथ शिंदे जी के बारे में ये कहना है कि वो ऑफिस में रहते हैं जितनी देर, वो खाली फाइल साइन करने के लिए या मीटिंग लेने के लिए, बाकी मेजॉरिटी काम उनके कार्यकर्ता, उनके नेता लोगों को भेज दिया है। ग्राउंड पे आप रहो, घर पे रह के कोई फायदा नहीं है। ऑफिस में आपको जितना देर आपका काम है वो उतना काम कीजिए, फिर आप निकल जाओ, लोगों से संवाद करो, लोगों की प्रॉब्लम सुनो। जब बाढ़ की प्रॉब्लम आई थी तब खुद एकनाथ शिंदे जी चढ़ के पहाड़ गए थे, खुद क्या स्थिति है वहां पे मुआयना करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम सुनने, उनका समाधान करने।
तो ये लोग ग्राउंडेड नेता है, लोगों से जुड़ के काम करते हैं, महाराष्ट्र के लोगों के लिए काम करते हैं, उनके लिए बात करते हैं। जबकि महाविकास आघाड़ी देखते हैं हम लोग कि वो वोट बैंक के ऊपर खेलती है कि हमें ये वोट बैंक चाहिए, हमें ये वोट बैंक चाहिए, हमें ये वोट बैंक चाहिए। अब महाविकास आघाड़ी को सबसे बड़ा टेंशन क्या हो गया पता है? अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी वहां पे अपनी एआईएमआईएम की पार्टी 16 सीट पे लड़ रहा है इस बार चुनाव। तो डेफिनेट सी बात है कि अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, मुस्लिम पॉपुलेटेड डोमिनेटेड एरिया जो है वहां पे चुनाव लगेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि ये महाविकास आघाड़ी के नेता उनको वोट बैंक की तरह यूज करते हैं, उनके लिए कोई काम नहीं करते हैं। ये खुद असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपनी रैलियों में कहा है, मैं नहीं कह रहा, वो खुद कह रहे हैं। तो अब उनको चिंता है महाविकास आघाड़ी को कि हमारे मुस्लिम वोट बैंक में सेंध पड़ने वाली है। वहीं पे हम देखें तो अबू आजमी और अपने नवाब मलिक दोनों आपस में लड़ रहे हैं चुनाव। तो कांग्रेस, महाविकास आघाड़ी, ये सबको डर है ओवैसी से। अब वो लोग ओवैसी पे आरोप लगा रहे कि बीजेपी की बी टीम है। वहीं पे एंट्री होती है राज ठाकरे की मन से। राज ठाकरे जी की एक बात मुझे जो पसंद आती है, वो घुमा फिरा के बातें करना पसंद नहीं करते, जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, लाग लपेट के नहीं बात करते और किसी को खुश करने के लिए नहीं बोलते। वो बाला साहब जिस तरीके से बात करते थे ना, उनकी झलक दिखती है राज ठाकरे जी में। राज ठाकरे जी ने अपनी रैली में ताबड़तोड़ तरीके से उद्धव सेना, उद्धव ठाकरे और शरद पवार पे हमला बोला है। उद्धव ठाकरे तो कह दिया स्वार्थी आदमी है, अपने स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए, चीफ मिनिस्टर बनने के लिए ऐसी वो गलती कर दी, वो लक्ष्मण रेखा पार कर गए अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, पूरी करने के लिए, खुद चीफ मिनिस्टर बनने के लिए शरद पवार और कांग्रेस जैसी पार्टियों को ज्वाइन किया। हिंदू हृदय सम्राट जिसे हम बाला साहब ठाकरे कहते थे, उनके बेटे उद्धव ठाकरे कांग्रेस और शरद पवार के साथ जा सकते हैं। तो फिर बाला साहब ठाकरे के, हिंदू हृदय सम्राट उद्धव ठाकरे को कहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि उन्होंने धोखा दिया है बाला साहब ठाकरे के की आइडियोलॉजी को। ये राज ठाकरे कह रहे हैं और उद्धव ठाकरे के, शरद पवार के लिए वो वही बात कर रहे हैं कि शरद पवार जातियों में बांट रहे हैं, आप जातियों में बटोगे तो आप कटोगे। राज ठाकरे भी सेम बात कर रहे हैं कि आप लोग एक होकर वोट दो। ये जो औरंगाबाद में लोकसभा के टाइम में जो नवनीत राणा जब हारी थी वहां से, अमरावती सीट से, तब मुसलमानों ने रैलियां निकाली थी, लाउड स्पीकर में उनका बयान आया था कि आप लोग महाविकास आघाड़ी को वोट दो, बीजेपी को वोट मत दो। तो राज ठाकरे ये कह रहे हैं, राज ठाकरे कह रहे हैं मुझे एक बार आप सत्ता दो, इन सारे लाउड स्पीकरों को उखाड़ फेंकूंगा, सबकी बोलती बंद कर दूंगा जो भड़का रहे हैं। महाविकास आघाड़ी में बता दूं आपको, मुस्लिमों को ना 70 साल से ये लोग वोट बैंक ही देख रहे हैं, उनके लिए कुछ काम नहीं किया, ना इनको कोई अपॉर्चुनिटी मिली है, बस इनको वोट बैंक की तरीके से देखा गया है और पूरे इंडिया को बर्बाद किया गया है। ये जो इलीगल बांग्लादेश या झारखंड में मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि इनको भी वोट बैंक के हिसाब से देख रहे हैं ये लोग, इनको यूजफुल इडियट्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं महाविकास आघाड़ी। ये नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि हमने जितना काम सबके लिए, हम सबका साथ सबका विकास कर रहे थे, ये लोग ओपनली वोट बैंक की तरह यूज कर रहे हैं। मैं तो नरेंद्र मोदी जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं सर, कि खुद जब ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ऐसे एनजीओ डायरेक्ट इंटरफेरेंस करते हैं जब किसी चुनाव में, ये तो लेन देन कर रहे हैं ना कि आप हमारी ये कंडीशंस मानिए तब हम आपको वोट देंगे, समझौता कर रहे हैं, ये डील कर रहे हैं वोट के लिए। तो आप अगर कुछ एक्शन नहीं ले सकते इसमें तो क्या कर सकते हैं? हम लोग थोड़ी कर सकते हैं, पब्लिक, आम महाराष्ट्र की जनता थोड़ी कर पाएगी। होप अमित शाह जी होम मिनिस्टर के नाते ऐसे एनजीओ के ऊपर में जांच बैठाएगी कि इनकी फंडिंग कहां से हो रही है, इनको कहां से पॉलिटिकल मोटिवेशन मिल रहा है और इनको कौन संरक्षण दे रहा है।
कहां से ये लोग इंटरफेरेंस कर रहे हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव में भी इन लोगों ने किया था। ये जी टीवी के जर्नलिस्ट ने खुलासा किया, जी टीवी ने, ये जो मराठी मुस्लिम सेवा संघ, इनकी ऑफिस में भी पहुंचा था जर्नलिस्ट, तो ताला मारा हुआ था। तो ये टोटल अपडेट है दोस्तों। आप लोग दोस्तों इस चैनल को लाइक कीजिए, नया चैनल है, हम लोग इंडियन पॉलिटिक्स को कवर करते रहते हैं, आपकी सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, इसीलिए आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कीजिए भारी मात्रा में दोस्तों, लाइक कीजिए इस वीडियो को और कमेंट करके बताइए आप लोगों को क्या लगता है इस बार महाराष्ट्र में किसका पलड़ा भारी है, महाविकास आघाड़ी का या महायुति का। महायुति दोस्तों ग्राउंड पे भयंकर काम कर रही है और उनके स्टार प्रचारक ऑलरेडी ग्राउंड पे हर जगह जा जाके काम कर रही है। आरएसएस भी गांव गांव जाके अपनी अपनी सभाएं कर रहा है। कहा जा रहा है कि 75 से 80 हजार सभाएं आरएसएस कर चुका अब तक। तो आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप कमेंट करके बताइए कि अभी जो पॉलिटिक्स चल रही है महाराष्ट्र में किसका पलड़ा भारी आपको दिख रहा है। और लाइक कीजिए दोस्तों इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।